नमस्कार। टारगेट आरपीसी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, रचनात्मक अधिगम और अभिप्रेत अनुदेशन। हमने इससे पहले पढ़ लिया था पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के बारे में। अब अपन पढ़ेंगे रचनात्मक अधिगम के बारे में। रचनात्मक अधिगम एक ऐसी शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी या विद्यार्थी जो भी सीखने वाला होता है वो स्वयं सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। यानी जो भी सीखने वाला है वो स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। ये रचनात्मक अधिगम है और ये इसकी प्रमुख विशेषता, यानी जो सीखता है वही स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। यह दृष्टिकोण इस विचार पर आधारित है कि विद्यार्थी केवल जानकारी को ग्रहण नहीं करते, बल्कि अपने पिछले अनुभवों और ज्ञान के आधार पर नए विचारों का निर्माण करते हैं। यानी जो उनका पूर्व ज्ञान है उनके आधार पर नवीन ज्ञान का निर्माण करना है। जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की, जेरोम ब्रूनर आदि के सिद्धांत रचनावाद की विचारधारा पर या सृजनात्मकता पर आधारित है। जो सृजनात्मकता और रचनावाद है लगभग एक समान ही है। दोनों कैसे हैं दोस्तों? सृजनात्मकता और रचनावाद एक दूसरे के पर्यायी है। जो रचनावाद है उसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। सीखने वाला केंद्र बिंदु में होता है, यानी कैसा उपागम है ये विद्यार्थी केंद्रित उपागम है। यानी जो भी सीखने वाला है उसको केंद्र बिंदु में रखा जाता है, उनका मुख्य ध्यान रखा जाता है। पूर्व ज्ञान का अधिक महत्व है। समस्या आधारित सीखना, यानी इसमें पहले ही कोई समस्या दे दी जाती है, यानी कोई भी एक बिंदु दे दिया जाता है और उस पर चर्चा करने के लिए बोल दिया जाता है कि आप इसके बारे में क्या जानते हैं, आप क्या कर सकते हैं, किस प्रकार आपकी इसके प्रति सोच है। एक समस्या का प्रस्तुतिकरण कर दिया जाता है। अन्वेषण और खोज पर बल देना, यानी एक समस्या दे दी गई कि इसका हल करना है तो इसके लिए किन किन उपकरणों की जरूरत पड़ेगी, अपने पास कौन कौन से उपकरण हैं, इसके अलावा हमें नए उपकरण बनाने हैं तो उसका निर्माण कैसे करना होगा। यानी खोज और अन्वेषण पर बल दिया जाता है। जैसे दोस्तों किसी को 5 तिलियां दे दी और उससे बोला कि आप कोई संख्या बनाओ, तो एक ने क्या बोला, एक ने 5 तिलियों से इस प्रकार 5 बना दिया। एक ने क्या है, इन्हीं तिलियों को उपयोग करते हुए 2 बना दिया। यानी ये खुले विचार थे दोस्तों। तो एक ने किस प्रकार बनाया, दूसरे ने किस प्रकार बनाया, लेकिन दोनों ने एक संख्या बना दी, यानी उनका उद्देश्य पूरा हुआ। यही रचनावाद है कि हम जो एक कार्य है उसको कितने प्रकार से कर सकते हैं और कौन सा तरीका सही रहता है और किसमें हम ज़्यादा लाभकारी होते हैं। यही रचनावाद है दोस्तों। नवीन चिंतन की योग्यता का विकास होता है। जो रचनावाद है दोस्तों, इसे नवीन चिंतन की योग्यता का विकास होता है। मौलिक निर्माण की योग्यता का विकास होता है। धारा प्रवाहिता या निरंतरता। जो धारा प्रवाहिता है दोस्तों, ये क्या है, खुली अभिव्यक्ति। जो धारा प्रवाहिता होती है ये क्या होती है दोस्तों, खुली अभिव्यक्ति, यानी किसी समस्या पर विभिन्न प्रकार से सोचना, जो उसके समस्या के हल हैं सभी पहलुओं पर चर्चा करना धारा प्रवाहिता है। नवीन आविष्कार में रुचि होती है। जो बाकर मेहंदी के अनुसार सृजनात्मकता या रचनात्मकता के तत्व हैं वो है मौलिकता। मौलिकता क्या होता है, नया या अनूठा, यानी बिल्कुल नया, जो पहले नहीं था, अपने आप में यूनिक हो, उसे बोलते हैं मौलिकता। जो अनोखा या अनूठा हो, जो क्या हो दोस्तों, अनोखा या अनूठा, उसे मौलिकता कहते हैं। दूसरा है प्रवाहिता। प्रवाहिता वही दोस्तों अब ये पन्ने पढ़ा, खुली अभिव्यक्ति से संबंधित है। लचीलापन, समस्या समाधान के लिए विविध तरीकों का प्रयोग। लचीलापन का मतलब क्या दोस्तों, यानी ठोस नहीं है। अपन किसी जैसे कोई समस्या आ गई तो हाँ भाई इसको केवल एक ही तरीके से हल कर सकते हैं, यानी वो मूर्त नहीं है, वो अमूर्त तरीके से भी सोच सकते हैं कि उसमें लचीलापन है, अपन कितने प्रकार से उस समस्या का हल कर सकते हैं। जैसे दोस्तों कोई दो गांव है, अब दोनों गांवों के बीच जाने का एक ही रास्ता है दोस्तों। अब इस रास्ते में कोई बाधा आ गई तो वहाँ के जो बुजुर्ग थे उन्होंने बताया कि भैया पहले क्या है, एक कच्चा रास्ता भी जाता था ऐसे, वो थोड़ा दूर पड़ेगा, लेकिन अभी क्या है दोस्तों, ये यही उपयुक्त रहेगा क्योंकि जो मुख्य मार्ग है उस पर निर्माण चल रहा है। तो जो जाने वाले राही है या जो आवागमन है दोस्तों, वो क्या है, पुराने रास्ते के तहत ही होगा। यानी मुख्य मार्ग पे यदि कोई काम चल रहा है तो अपन ने क्या किया, उसका दूसरा मार्ग ढूंढ गया जी। और एक आदमी ने बोला कि एक शॉर्टकट भी है, इसमें क्या है, थोड़ी मतलब रास्ता खराब है लेकिन वो क्या बहुत जल्दी पहुंचा देगा।
तो जो तीसरा रास्ता था, इस प्रकार दोस्तों जितने भी रास्ते हैं उन पे चर्चाएं की जाती है और जो सबसे उपयुक्त होता है उसको चुना जाता है। यही लचीलापन है दोस्तों। हर लोग के अनुसार रचनात्मकता के तत्व, जो हर लोग हैं उनके अनुसार नवीनता यानी विचारों में या वस्तुओं में नवीनता, विलक्षणता, विस्मयता और अद्भुत या अनोखा चिंतन, ये हर लोग के अनुसार रचनात्मकता के तत्व हैं। रचनात्मक चिंतन बाल या विद्यार्थी केंद्रित होता है, अपने इसमें बारे में चर्चा कर ली। वर्तमान समय की शिक्षा का सबसे उपयोगी उपागम है। रचनावाद दोस्तों वर्तमान समय का सबसे उपयोगी उपागम है। रचनात्मकता में बालक हसमुख, बहिर्मुखी और महत्वाकांक्षी बनता है। जो रचनात्मकता की स्तर है दोस्तों, उसके बारे में देख लेते हैं। पहला है अभिव्यक्तात्मक स्तर। जो अभिव्यक्तात्मक स्तर है दोस्तों, ये क्या है, सबसे निम्नतम स्तर है। इसमें क्या है दोस्तों, ना तो मौलिकता होती है ना गुणवत्ता होती है। यानी जो मौलिकता होती है दोस्तों, मौलिकता, नवीनता या गुणवत्ता वो बिल्कुल भी नहीं होती है। यानी ये सबसे निम्नतम स्तर है। और इसमें क्या है, जो बालक है या जो शिक्षार्थी या विद्यार्थी है वो क्या होता है, उदासीन होता है। यानी उसको किसी उद्देश्य से कोई लेना देना नहीं होता है। दूसरा है उत्पादक स्तर, यानी इसमें वो ये विचार करता है कि हमें कोई कार्य करना है। यानी उत्पादक स्तर यानी वो एक अपना लक्ष्य निर्धारित करता है। तो उत्पादक स्तर में क्या दोस्तों, वो लक्ष्य निर्धारित करता है। फिर है अन्वेषणात्मक स्तर, यानी उसने माना कि उसे क्या है दोस्तों, एक डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है, डायग्राम, या कोई भी एक इमेज बनाना है, कोई डायग्राम बनाना है दोस्तों। तो वो क्या अन्वेषण खोज करेगा कि किसका डायग्राम बनाना है। यानी वो सोचेगा कि मैं एक ऐसा यूनिक डायग्राम बनाऊं जो पहले नहीं बना। तो वो पहले क्या करेगा दोस्तों, पुराने ज्ञान के आधार पे एक डायग्राम इमेज करेगा। यानी पहाड़ है, कोई पहाड़ है, वहाँ सूर्य अस्त हो रहा है और उस संध्या वेला में क्या दोस्तों, जानवर आ रहे हैं, घर पे आ रहे हैं, और जो पक्षी हैं वो भी आकाश में उड़ रहे हैं दोस्तों। वो इसमें इमेज करता है कि इसी इसमें क्या है, कोई फाइटर जेट आते हैं। मतलब उसकी कल्पना ये है कि कोई फाइटर जेट आते हैं और यहाँ युद्ध शुरू हो जाता है और 2-4 मिनट में ही क्या है दोस्तों, यहाँ सब राख हो जाता है और जो नीचे है वहाँ क्या दोस्तों, भगदड़ मच जाती है। तो ये क्या दोस्तों, पहले उसने सोचा डायग्राम बनाना है, फिर अन्वेषण यानी उसने नवीन विचार प्रस्तुत किए। फिर उन्होंने मूर्त चीज़ों पे पहले विचार किया, मूर्त चीज़ों पे जो वहाँ पे उपस्थित थी। और फिर जो उद्यात्मक स्तर है, जो उसने कल्पना के आधार पे जो वहाँ पे युद्ध करवाया, वो क्या है, उद्यात्मक स्तर, यानी वो सबसे उच्चतम स्तर है दोस्तों। तो इस प्रकार रचनात्मकता से किसी भी प्रकार से सीखा जा सकता है। रचनात्मकता की अवस्थाएं हैं। पहला है आयोजन या उपक्रम। इस अवस्था में व्यक्ति है जो दोस्तों, वो समस्या के जो दोनों पहलुओं पर चर्चा करता है या दोनों पहलुओं पर विचार करता है। जो उसका पक्ष और विपक्ष है, दोनों पे ही चर्चा करता है आयोजन पर। यानी पक्ष और विपक्ष दोस्तों दोनों पे क्या करता है, वो चर्चा करता है। दूसरा है उद्भवन। इसमें क्या दोस्तों, उद्भवन में वो क्या है, निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है, बिल्कुल निष्क्रिय अवस्था में दोस्तों। यानी वो सोचना बंद कर देता है। यानी आयोजन या उपक्रम के बारे में कोई समस्या को सोचता है, फिर वो सोचते सोचते परेशान हो जाता है कि यानी ये समस्या अभी हल नहीं हो रही है। मतलब वो उसकी चिंता को छोड़ के आराम से या विश्राम की अवस्था में आ जाता है। जब वो आराम की अवस्था में आ जाता है दोस्तों, तो जब वो आराम में होता है तभी अचानक क्या है, उसे उस समस्या का हल मिल जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, प्रदीपन या उद्दीपन, यानी अचानक समस्या का हल मिलना। वो क्या होता है दोस्तों, प्रबोधन या प्रदीप्ति। जब उसे हल मिल जाता है दोस्तों, तो वो क्या करता है, उसके लिए फिर उसका प्रमाणीकरण या शोधन या सत्यापन करता है। जब वो उस हल से उस समस्या का हल करने की कोशिश करता है, यदि वो समस्या हल हो जाती है तो प्रमाणीकरण है, संशोधन है या सत्यापन है। और अगर हल नहीं होता है दोस्तों, तो वो पुनः विचार करता है, पुनः उसमें प्रबोधन आती है, फिर प्रदीप्ति होती है, और फिर नए विचार के तहत वो समस्या को हल करता है। यानी प्रमाणीकरण, संशोधन या सत्यापन में क्या है, वो समस्या को हल कर लेता है। रचनावान पर आधारित सिद्धांत है दोस्तों, जीन प्याजे का सिद्धांत। जो जीन प्याजे है दोस्तों, इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। जो संज्ञानात्मक जीन प्याजे का संज्ञानात्मक का सिद्धांत है, इन्होंने 4 दोस्तों क्या बताई है, 4 अवस्थाएं बताई है। पहली अवस्था बताई है दोस्तों, संवेदी अवस्था। जो जीन प्याजे का सिद्धांत है दोस्तों, उन्होंने पहले कौन सी बताई है, संवेदी अवस्था।
दोस्तों ये रचनावाद से संबंधित है, इसलिए इन सिद्धांतों पे हम थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न ही थ्योरेटिकली या प्रैक्टिकली आते हैं। इन्हें जो साइकोलॉजी है वहाँ विस्तार से अध्ययन किया जाएगा। यहाँ पे भी कुछ चर्चाएं कर ली जाएगी दोस्तों, ताकि जो अपने कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए। समयादी अवस्था 0 से 2 वर्ष की अवधि के मध्य होती है। इसके अंतिम चरण में क्या दोस्तों, वस्तु में स्थायित्व आ जाता है, यानी जो बालक होते हैं वो वस्तुओं को समझने लग जाते हैं कि ये खिलौना है या क्या है। वस्तु स्थायित्व जो उनकी रेगुलेटिव में होती है, या जो चीज़ों को रोजाना देखते हैं उनको वो पहचानने लग जाते हैं। दूसरी अवस्था है दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये अवस्था होती है दोस्तों 2 से 7 वर्ष। इसमें दोस्तों वो सजीव चिंतन, यानी सभी चीज़ों को क्या है दोस्तों, वो मान लेता है सभी चीज़ों को सजीव चिंतन, सजीव चिंतन। सजीव चिंतन का मतलब निर्जीव वस्तुओं को भी उस जीव मतलब सजीव मान लेता है, यानी कोई दूर कोई खिलौना पड़ा है तो वो उससे डर जाता है, उसे लगता है कि वो खिलौना चल के उसके पास आ जाएगा, यानी जो सभी चीजें हैं उनको सजीव मान लेना। यानी जैसे सूरज और चांद को भी क्या है, जो 2 से 7 वर्ष का बच्चा होता है वो सजीव मान लेता है। जो जो सभी निर्जीव वस्तुएं हैं दोस्तों, चाहे घर में रखी हो कहीं पे भी हो, तो वो क्या मानता है कि ये अपने आप चलती है, यानी ये सब चीजें क्या है गति कर सकती है। इसे सजीव चिंतन बोलते हैं दोस्तों। जीववाद अल्प अपलट वाली। अपलट वाली का मतलब क्या है दोस्तों, यानी वो तर्क नहीं कर सकता है किसी चीज को लेके, यानी उसका विरोधाभास नहीं कर सकता है। जैसे उसको बता दिया गया कि 2 + 2 4 होते हैं, तो उसे पूछा जाएगा कि 4 में 2 का भाग दिया जाएगा, तो वो आंसर नहीं बता पाएगा। तो क्या है दोस्तों, अपलट वाली नहीं कर पाएगा, यानी वो इसका विकास नहीं होता है। संरक्षण की कमी दोस्तों, संरक्षण की कमी, संरक्षण की कमी का मतलब है दोस्तों, जैसे एक बड़ा गिलास है, उसमें क्या है दोस्तों वो आधी भरी हुई है, और एक क्या है दोस्तों कम गिलास है, जब ये क्या है पूरी भरी हुई है। लेकिन जो इसका आयतन है दोस्तों, इसका आयतन इससे कम है, ये ए है और ये बी है। जो ए का आयतन है दोस्तों वर्तमान स्थिति में ए का आयतन बी से बड़ा है, लेकिन उससे पूछा जाएगा तो वो बताएगा कि जो बी है उसमें ज़्यादा पदार्थ है, यानी ज़्यादा द्रव है। तो ये क्या है दोस्तों, संरक्षण की कमी है। ये सभी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की घटनाएं हैं। तीसरा है दोस्तों स्थूल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। स्थूल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये होती है दोस्तों 7 से 11 वर्ष। इसमें दोस्तों क्या होता है, बच्चा दिनांक समय वर्ष आदि याद रखने लग जाता है। और जो अंतिम होती है वो होती है दोस्तों अमूर्तियां औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें दोस्तों क्या है, जब वो 12 साल से अधिक का हो जाता है तो स्वयं समस्याओं को हल करने लग जाता है, यानी अमूर्त विचार उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। फिर वो इनमें आराम से बता सकता है कि इसमें जो द्रव की मात्रा वो ज़्यादा है। ये बता सकता है कि 2 में भाग देंगे तो 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 आएगा, यानी सभी चीज़ों का, और निर्जीव और सजीव में भी अंतर करना सीख जाता है। यहाँ पे हम दोस्तों थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे इनके ऊपर। दूसरा सिद्धांत है दोस्तों वाइगोत्स्की का सिद्धांत। वाइगोत्स्की का सामाजिक सिद्धांत है दोस्तों, सांस्कृतिक सामाजिक सिद्धांत। जो वाइगोत्स्की ने दोस्तों कौन सा सिद्धांत दिया है, सांस्कृतिक सामाजिक सिद्धांत। ये दोस्तों रचनावाद में महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सिद्धांत है दोस्तों, या इससे ही यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। इनमें कुछ शब्दों की चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। जेडपीडी जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी निकट विकास का क्षेत्र। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे एक क्रिकेट के खिलाड़ी हैं,
वो अच्छे शॉट मारता है दोस्तों, वो पावरफुल भी है, लेकिन वो क्या दोस्तों 6 नहीं लगा पाता है। जैसे वो दोस्तों ये बाउंड्री है तो यहाँ तक ही शॉट मार पाता है। तो उसके कोच है दोस्तों, वो कोच क्या बताते हैं कि भैया तुम 45 डिग्री पे शॉट खेलो, क्या खेलो, गेंद की 45 डिग्री पे शॉट खेलो, ताकि जो वो गेंद है उसको अधिक दूरी तक ले जा सकते हैं। जब उन्होंने सीखा दोस्तों तो क्या किया, फिर उसने जब 45 डिग्री पे बैट को घुमाया तो एक लंबा सिक्स मार दिया, यानी सिक्स मारना उसके अंतर्गत था, यानी उसकी जो जेड थी उसमें वो छक्का मार सकता, लेकिन वो नहीं मार पा रहा क्योंकि उसे उस चीज का ज्ञान नहीं था। और जो दोस्तों दूसरा है इसके फोल्डिंग। इसके फोल्डिंग का अर्थ है दोस्तों, जो कोच है उन्होंने उसकी सहायता की, तो कोच क्या कर रहे थे, इसके फोल्डिंग, यानी उन्होंने बताया कि भैया तुम्हारे अंदर ताकत तो है लेकिन तुम पहचान नहीं पा रहे हो, यानी तुम्हारी जेड बड़ी है लेकिन तुम उसको हल या उसको पहचान नहीं पा रहे हो। जैसे दोस्तों एक बच्चा था, उसको पूछा गया, जैसे मान लिया कि वो 5वीं क्लास का बच्चा है, 2 प्लस दोस्तों मुझसे पूछा कि 6 कितना है, तो वो नहीं बता पाया, लेकिन जब उसे कोई निर्जीव वस्तुएं या कोई वस्तुएं हाथ में देख देख के बताया गया कि एक और एक कितने हो गए, 2, फिर इसी प्रकार से उसे सभी को बताया गया। तो फिर उसने क्या दोस्तों उनको बताया कि ये टोटल कितने हैं, 8। तो इस प्रकार क्या हुआ दोस्तों, वो उसके फोल्डिंग उसके जेड में था, लेकिन उसके अध्यापक की सहायता से उसने उस समस्या को हल कर लिया। तो ये क्या है दोस्तों, ये इसके फोल्डिंग है। इन्होंने दोस्तों भाषा को संज्ञानात्मक विकास का मुख्य माध्यम माना है। जो वाइगोस्की है दोस्तों, इन्होंने क्या बोला, जो भाषा है ये संज्ञानात्मक विकास का क्या दोस्तों महत्वपूर्ण या मुख्य माध्यम है। क्या दोस्तों, ये मुख्य माध्यम है, जो भाषा है संज्ञानात्मक विकास का मुख्य माध्यम है। और इनके अनुसार सीखना क्या दोस्तों, सीखना है सामाजिक प्रक्रिया। एक बार दोस्तों हम वाइगोस्की और एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं वाइगोस्की और पियाजे के सिद्धांत में। जो वाइगोस्की है दोस्तों, वो बोलते हैं कि बच्चा समाज से समय से सीखता है, यानी जो बच्चा है वो क्या दोस्तों समाज से सीखता है। जबकि पियाजे ऐसा नहीं मानते हैं, पियाजे मानते हैं कि बच्चा स्वयं सीखता है। बच्चा क्या दोस्तों स्वयं सीखता है, जैसे जैसे वो बड़ा होगा वो सीखता जाएगा। लेकिन वाइगोस्की मानते हैं कि जो बच्चा है वो समाज से सीखता है। वाइगोस्की के अनुसार जो सीखना है वो विकास से पहले हो जाता है, यानी जो सीखना है विकास बाद में होता है, बच्चा सीख पहले जाता है। लेकिन पियाजे नहीं मानते दोस्तों, पियाजे बोलते हैं कि पहले विकास होता है और उसके बाद क्या है दोस्तों सीखना होता है, यानी विकास पहले होता है और सीखना बाद में। भाषा दोस्तों सोच का जो आधार है वो भाषा है, यानी जो वाइगोस्की ने क्या माना है, जो मुख्य माध्यम है या सोच का आधार है, जो सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम है उसमें भाषा मुख्य माध्यम है या सोच का आधार है। जबकि दोस्तों पियाजे ने भाषा को सोच का परिणाम बताया, यानी जो कोई आदमी बोल रहा है तो वो सोच समझ के उसका परिणाम बता रहा है, यानी जो भाषा है वो क्या है दोस्तों पियाजे के अनुसार वो परिणाम है। दोस्तों इसके अलावा ब्राउनर का सिद्धांत भी है, जिसमें सक्रियता, दृश्य प्रतिमा और दोस्तों सांकेतिक चिन्ह या संकेत, सबसे लास्ट में क्या दोस्तों संकेतिक, ये अवस्थाएं ब्राउनर की हैं। ब्राउनर का सिद्धांत भी इस पर आधारित है। इसके अलावा दोस्तों एक और सिद्धांत है जिस पर हम चर्चा कर लेते हैं बस, वो है सामाजिक सामयिक सिद्धांत। ये किन्होंने दिया दोस्तों, ये दिया था, ये सिद्धांत दिया था ब्राउन फ्रेनर ने दोस्तों। ये सिद्धांत दिया था ब्राउन फ्रेनर ने दोस्तों। इसके अनुसार जो दोस्तों कुल मंडल या घटक होते हैं वो 5 होते हैं। पहला होता है दोस्तों लघु मंडल, जो बच्चा है दोस्तों माता पिता से जुड़ा होता है या परिवार से जुड़ा होता है, इसको बोलते हैं माइक्रो। दूसरा होता है दोस्तों लघु मध्य मंडल, इसमें जो बच्चा है दोस्तों स्कूल की चीज़ों के बारे में या उनके जो चर्चाएं हैं दोस्तों आसपास के पास पड़ोसी उनके बारे में सीख लेता है दोस्तों, इसको बोलते हैं मेसो। तीसरा है दोस्तों बाह्य या एक्सो,
बाह्य के अंदर आता है दोस्तों 100, और चौथा है वृहत या बाहरी, जहाँ रीति रिवाज आदि के बारे में सीखता है दोस्तों, इसको बोलते हैं मैक्रो। और सबसे लास्ट में दोस्तों घटक या क्रोमो। ये सामाजिक सामग्रिक सिद्धांत है ब्रोनफेल्ड का दोस्तों। इसमें जो लघु मंडल होते हैं, इसमें उसके आस पड़ोस या परिवार माता पिता होते हैं। मध्य मंडल में वो काफी चीजों के बारे में सीखता था, स्कूल आदि के बारे में। फिर वायुमंडल आता है दोस्तों, वैध मंडल रीति रिवाज आदि के बारे में जान लेता है। और घटक मंडल में जैसे कंप्यूटर या बाहर के विदेशों के बारे में जानना, ये घटक मंडल में आ जाता है दोस्तों। जो निर्मितवाद है दोस्तों, निर्मितवाद भी रचनावाद में ही आधारित है। जो निर्मितवाद है, जो ब्रूनर का सिद्धांत है दोस्तों, ब्रूनर वो निर्मितवाद पे आधारित है। जो रचनावाद है दोस्तों, इसका महत्वपूर्ण जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है दोस्तों, जो रचनावाद है वो पूर्व ज्ञान पे आधारित होता है। रचनावाद क्या दोस्तों, पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। यानी अपन कोई भी नवीन विचार ला रहे हैं या नवीन संकल्पना का या उस अवधारणा के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो वो पूर्व ज्ञान पे आधारित होनी चाहिए। यानी नवीन ज्ञान एकदम से अचानक से नहीं आता है। यानी जैसे अपन ड्रोन के बारे में देखते हैं दोस्तों, जो ड्रोन है पहले केवल उड़ने के लिए बनाए गए थे, कि छोटे छोटे उड़ने के बाद है, उसको बाद में दोस्तों वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटो कैप्चर के लिए बनाया गया। लेकिन वर्तमान समय में क्या दोस्तों, उनको युद्ध में प्रयोग में लाया जा रहा है। यानी कि ऐसे ड्रोन भी है जो स्वयं खुद को खत्म कर लेते हैं, कोई जो छोटे बॉम्ब है उसको पटकने के बाद या गिराने के बाद। तो दोस्तों ये क्या है, रचनावाद का उदाहरण है कि पहले बिल्कुल वो सामान्य अवस्था में थे और वर्तमान में उन्हें एक विशिष्ट दर्जा प्राप्त हो गया है, या वो स्पेशल हो गए हैं दोस्तों। यानी यही रचनावाद है कि धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ना या नवीन विचारों का समायोजन करना। अपना अगला टॉपिक होगा दोस्तों अभिक्रमित अनुदेशन। धन्यवाद।